हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम कक्षा 11 एवं 12 में चलने वाली पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा और सांस्कृतिक प्रभाव को जाना और आज की कक्षा में हम राजनीतिक प्रभाव को जानेंगे। यहाँ आदिकालीन जो साहित्य है उसकी परिस्थितियों, प्रवृत्तियों, उनके राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक माहौल को बताया जा रहा है, जिनके विषय में आपको जानना आवश्यक है, जिनको पढ़कर आप जान पाएंगे कि किस वजह से आदिकाल में ऐसा साहित्य रचा गया। तो आइए देखते हैं। हर्षवर्धन का साम्राज्य 700वीं शताब्दी के प्रारंभ से छिन्न भिन्न हो गया। उसके द्वारा शासित राज्यों ने अपनी संप्रभुता प्राप्त कर ली। साथ ही आक्रमणकारियों के लगातार युद्धों से भारतवर्ष की स्थिति को शोचनीय बना दिया। भारत की संगठित सत्ता पतन की ओर जा रही थी और उस समय इस्लाम राज्य की नींव रखी जा रही थी। उस समय क्या था? इस्लाम राज्य की नींव रखी जा रही थी। 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक, 8वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य की बात यहाँ कर रहे हैं। भारतीय राजनीतिक परिस्थितियाँ धीरे धीरे क्षीण होती चली गई और इस्लामी शासक हिंदुस्तान पर काबिज हो गए। युद्धों से आहत भारतीय जनता अपना धैर्य खो चुकी थी। इतने युद्ध हो रहे थे कि जनता के सामने और कोई दूसरा उपाय नज़र नहीं आ रहा था। जो हम आगे पढ़ रहे हैं, विदेशी शक्तियों के आक्रमण का प्रभाव साहित्यिक क्षेत्र में पड़ने लगा। भाषा में अरबी फारसी के शब्द आ गए। किसके प्रभाव से आए? विदेशी शक्तियों के आक्रमण के प्रभाव से भाषा में अरबी फारसी के शब्द आ गए। चारों तरफ अराजकता, गृहकलह, विद्रोह, आक्रमण, अशांति एवं निर्धनता से त्रस्त होकर मानव अपने मन को परम शक्ति परमात्मा के प्रति केंद्रित करने लगा। इस समय 3 बातें प्रमुख थी। कौन कौन सी 3 बातें प्रमुख थी? एक तो कि कुछ व्यक्ति भौतिक सुखों से वंचित होने पर आध्यात्मिक बातें करने लगे। जब युद्ध बहुत ज़्यादा होने लगे तो वो अध्यात्म की ओर जाने लगे। कुछ हिम्मत करके जी जान से दुश्मनों से लोहा लेने लगे, यानी कुछ उनसे लड़ने लगे और अपने प्राण न्योछावर करने लगे, तथा कुछ मरते मरते भी अपने भोग का परित्याग नहीं कर सके। इस युग में विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। इन परिस्थितियों के बीच में एक चौथी पंक्ति के लोग और आए, और वो कौन थे? जिन्होंने अपने शौर्य और बुद्धि के बल पर धैर्य को बचाए रखा, ईश्वर की लोक कल्याणकारी सत्ता में अपना विश्वास जगाए रखा। ऐसे वीर धरती के लिए गौरव बन गए थे। उसी गौरवपूर्ण गाथा का उदय रासो साहित्य में हुआ। कौन सी पंक्ति के लोगों से रासो साहित्य का उदय हुआ? चौथी पंक्ति के लोगों से रासो साहित्य का उदय हुआ, जिसमें आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, उनका अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन, शौर्य, वीरता, पराक्रम को दर्शाया जा रहा था। राजनीति एक अजीब मोड़ ले रही थी। विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत को बुरी तरह नष्ट कर दिया था। जनधन की हानि के साथ भारतीय निराशा के सागर में डूब रहे थे। जनधन की हानि हो रही थी तो भारतीय निराश हो रहे थे। आर्यावर्त की समृद्धि, खुशहाली व शक्ति से आसपास के जो सीमावर्ती प्रदेश थे वो खुश नहीं थे, क्योंकि भारत खुशहाल था, समृद्ध था, तो वो उसको दबाना चाह रहे थे, उसका विनाश करना चाह रहे थे। उनके मन मस्तिष्क में सदैव आर्यावर्त की खुशी छीनने की योजना बनती रहती थी। यह सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश विदेशियों के आंखों की किरकिरी बना हुआ था। कौन से समय की बात है ये? किस समय की बात करी हमने? आदिकालीन जो साहित्य है उसकी जो राजनीतिक प्रभाव है उसके विषय में हम जान रहे हैं कि जो आसपास के जो देश थे, सीमाओं से जुड़े हुए देश थे, उनको भारत का खुशहाल होना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यहाँ यवन, आभीर, हूण, कुषाण तथा मुसलमान आदि जातियाँ आई। भारत के अद्भुत शौर्य के आगे यवन पराजित हुए, किंतु लगातार युद्धों के कारण 10वीं शताब्दी तक विदेशी जातियों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। 6वीं शताब्दी में हर्षवर्धन का एक छत्र साम्राज्य रहा। चीनी यात्री ह्वेनसांग जब आया
तो भारत के वैभव को देखकर वह चकित हो गया। कौन? हेनशांग। 10वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी ने भारत पर लगातार कई आक्रमण किए और भारत को लूट कर ले गया। ये ऐतिहासिक हिस्ट्री है। यहाँ से हिंदी विषय में प्रश्न आने की संभावना कम होती है, लेकिन उस समय की राजनीतिक माहौल को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। गजनवी के बाद भारत में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया। तब पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का तराइन में 1191 का पहला युद्ध हुआ, जिसमें गोरी पराजित हुआ, किंतु दूसरे वर्ष 1192 में शहाबुद्दीन गोरी तराइन के मैदान में फिर आ डटा और यह भारत के लिए एक निर्णायक युद्ध था। पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, गोरी की विजय हुई। इन युद्धों के कारण जनता और अधिक पिस गई। आर्थिक संकट से वह जूझ रही थी, अकाल और भूखमरी से आहत थी और सम्राट युद्ध में व्यस्त रहते थे। गुलाम प्रथा का बोलबाला था। स्त्रियों की बारे में देखो यहाँ बताया जा रहा है कि स्त्रियों को बाजार में खरीदा बेचा जा रहा था। दास प्रथा का प्रचलन हो रहा था। गुलाम वंश से खिलजी वंश तक भारत की स्थिति दयनीय हो गई थी। अकाल और गरीबी के कारण हिंदुओं को दुख भोगना पड़ता था। अमीर खुसरो इसी युग के कवि थे। इन्होंने इस समय अपनी प्रसिद्ध कृति खुसरो की पहेलियों में ये लाइनें लिखी हैं, जिससे राजनीतिक जो परिवेश है ये उजागर होता है। खुसरो जी ने लिखा है, तरवर से एक तिरिया उतरी उसने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा आधा नाम बताया, आधा नाम पिता पर प्यारा बूझ पहेली घोरी, अमीर खुसरो यूं कहे अपने नाम न बोली न बोरी। आगे हम उस समय की जो सामाजिक स्थिति है उसके प्रभाव को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। राजनीतिक परिस्थितियों के साथ साथ सामाजिक स्थितियों में भी परिवर्तन आ रहा था। आप सब जानते हैं कि प्रत्येक देश की जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिस्थिति है वह एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है और एक दूसरे को प्रभावित करती रहती है। समाज में जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो स्त्रियां थी उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी। स्त्रियों के प्रति पूज्य भाव नहीं था, वे मात्र भोग्या बनकर रह गई थी। सती प्रथा का बोलबाला था। तो आइए देखते हैं। जनता का शासकों के प्रति विश्वास समाप्त हो गया था, तो धर्म के मठाधीशों के प्रति भी निराशा ही हाथ लग रही थी। चारों तरफ असहायता एवं लाचारी नजर आ रही थी। ऐसे में अंधविश्वास, जाति पाति का भेद और बढ़ गया था। समाज में असामाजिकता, अत्याचार, अनुशासनहीनता का वातावरण फैल रहा था। स्त्री के प्रति और अधिक अन्याय होने लगा। नारी वस्तु की भांति खरीदी और बेचे जाने लगी थी। सती प्रथा, बाल विवाह, दास प्रथा, उस समय ये सब जोर पकड़ रहे थे। ढोंगी संत महात्मा व्यक्तियों को धर्म का भय दिखाकर ठग रहे थे। निर्धनता जनता के लिए अभिशाप बन चुकी थी। आपको यहाँ से प्रश्न के हिसाब से नहीं देखना, आपको केवल उस समय का माहौल देखना है कि कैसा माहौल था। आपको समझना है, इन चीज़ों को जानना है, जिससे आप साहित्यिक प्रवृत्तियों को अच्छे से जान पाएंगे। अकाल, महामारी, आक्रमण के कारण फसलों को नष्ट करना, जनता को मारना काटना आदि बातों ने समाज को विकट परिस्थितियों में डाल दिया था। गरीब गरीब बन रहे थे और धनी धनवान बनते जा रहे थे। इस समय केवल साहित्य के द्वारा ही आशा का संचार किया जा रहा था, अर्थात जो पॉजिटिव पॉइंट था वह था साहित्य। अपभ्रंश भाषा में साहित्य रचना हो रही थी, जिसके माध्यम से धर्म, नियम, नैतिकता पुनः समाज में अपना स्थान जमा रही थी। 7वीं शताब्दी के अंत में और 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्थापत्य कला को बढ़ावा मिला। पल्लव शासकों ने शिल्पियों, चित्रकारों को सम्मान देना शुरू कर दिया। मद्रास म्यूजियम के चोल ताम्रपत्र के अनुसार कांचीपुरम के बुनकरों को उनकी व्यापारिक कलाओं के कारण वेश्य व्यापारियों जैसा सम्मान मिलना शुरू हो गया और बुनकर कपड़ों का व्यापार करने लगे। दक्षिण में वैष्णव आल्वर संतों के उच्च वर्ण एवं निम्न वर्णों के संत आपस में मिलजुल कर रह रहे थे और समाज में सामाजिक सद्भावना का संदेश दे रहे थे। निम्न वर्ग सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से ऊपर उठने लगे और एक नया मार्ग ढूंढने के लिए प्रवृत्त हो रहे थे। इसी समुदाय के कांचीपुरम नामक संत बहुत प्रतिष्ठित हो रहे थे। समाज में रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैतवाद और शंकराचार्य के, यहाँ से प्रश्न आता है,
इनके दर्शन को पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैतवाद और शंकराचार्य के अद्वैतवाद का दर्शन जीवन दर्शन को प्रकट कर रहा था। अद्वैत के शंकराचार्य जगत को मिथ्या परिवर्तनशील मानते और ब्रह्म को सत्य। यह भी कई बार पूछा जाता है शंकराचार्य के दर्शन के बारे में कि ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या मानते थे, और रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद में जगत को शरीर और ब्रह्म को शरीरी मानते थे। ये भी पूछा जाता है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। रामानुजाचार्य के शिष्य रामानंद जी ने भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लाने का कार्य किया। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि जो भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लाने का कार्य किसने किया? रामानंद जी ने किया, जो रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे। अद्वैतवाद में शंकराचार्य मानते थे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और रामानुजाचार्य मानते थे शरीर, जगत को शरीर और ब्रह्म को शरीरी। ऊपर जो हमने पढ़ा यह समझने के लायक था, इसमें प्रश्न बनने की संभावना कम रहती है। प्रश्न यहाँ से बनता है हिंदी विषय में। आगे हम देखते हैं आदिकालीन पृष्ठभूमि के विषय। आदिकालीन पृष्ठभूमि। संस्कृत भाषा के विशाल साहित्य में अपार शब्द भंडार है। इसमें अनेक ग्रंथों की रचना हुई, किंतु वेद, उपनिषद, आरण्यक की भाषा जन सामान्य के लिए कठिन हो रही थी। इसलिए भाषा का सरलीकरण हुआ और लोक भाषा के रूप में अपभ्रंश तक पहुंच गई। 7वीं शताब्दी में अपभ्रंश पूर्ण रूप से विकास की ओर जा रही थी। कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में अपभ्रंश पूर्ण रूप से विकास की ओर जा रही थी। कहीं वह ग्राम्य भाषा के रूप में, तो कहीं संस्कृतनिष्ठ शब्दावली युक्त वाक्य योजना के अंतर्गत लिखी जा रही थी। कौन सी भाषा? अपभ्रंश भाषा। तत्कालीन साहित्यकार जन रुचि को देखकर अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर रहे थे। 7वीं शताब्दी के सिद्धाचार्यों ने अपने अनुभवों को वाणी देना प्रारंभ कर दिया। उनकी भाषा में संस्कृत शब्दावली का प्रयोग हुआ। ये तत्सम शब्द धीरे धीरे हिंदी भाषा की नींव डाल रहे थे। 10वीं शताब्दी तक आते आते अपभ्रंश का लोक साहित्य पर्याप्त विकसित एवं सूक्ष्म भावनाओं की अभिव्यंजना करने लगा। इस समय अपभ्रंश भाषा परिनिष्ठित होकर साहित्यिक भाषा का रूप ले रही थी। कब की बात है? यह 10वीं शताब्दी। तो 10वीं शताब्दी में जो अपभ्रंश का रूप है वह निखर कर सामने आ रहा था। विभिन्न प्रवृत्तियों तथा विभिन्न काव्य रूपों के कारण कथा और शिल्प विधान भी संस्कृत साहित्य के नियमों के बंधन से मुक्त हो गया। यह विभिन्न संप्रदाय, धर्म, मतांतरों का काल था। कहीं सदाचार और वैराग्य की धारा में कवि अपनी रचना लिख रहा था, तो कहीं श्रृंगार रस की धारा के साथ साथ वह वीर रस का संगम भी यहाँ देखने को मिल रहा था। 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक का यह साहित्य राजाश्रय, धर्माश्रय तथा लोकाश्रय के आधार पर रचा जा। राजाश्रय, धर्माश्रय और लोकाश्रय, इनका ये विभाजन करने वाले कौन थे? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक एवं मध्यकाल की साहित्य को इन 3 श्रेणियों में विभाजित किया। किन 3 श्रेणियों में? राजाश्रय, धर्माश्रय और लोकाश्रय में। किसने किया? गणपति चंद्र गुप्त ने किया है यह विभाजन। आगे हम देखते हैं इस समय साहित्यिक संक्रमण काल चल रहा था। साहित्य का संक्रमण काल चल रहा था। छंद, काव्य का रूप, विषय वस्तु, काव्य रूढ़ियाँ, परंपराओं की दृष्टि से अपभ्रंश साहित्य प्रचुर मात्रा में प्रभावित हुआ। हिंदी भाषा को प्राणवान बनाने का प्रयास प्रबुद्ध चेता व विकासोन्मुखी प्रतिभावान रचनाकारों ने अपने भावों को लोक रंजनकारी और लोक कल्याणकारी बनाने का सुनियोजित मार्ग प्रशस्त किया। जनमानस जीवंत धारा की ओर बढ़ रहा था। वीर रस की वेगमयी धारा ने अदम्य साहस का संचार किया, जो लोक रंजन के साथ साथ लोक क्षरण का काम कर रही थी। राजश्रय कवियों ने युद्ध के क्षणों में सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए वीर रस को चुना। वीर रस की ओजस्वी शैली के कारण इसको रासो नाम दिया गया। किस साहित्य को? जिसमें वीर रस की ओजस्विता देखने को मिल रही थी। जैसे आध्यात्मक, वीर रसात्मक तथा श्रृंगारिक रचनाओं के उदाहरण इस प्रकार हैं। आपसे ये पंक्तियाँ देखकर पूछा जा सकता है कि ये किसकी पंक्ति हैं और ये
किस समय की पंक्ति हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे कि ये किसकी पंक्तियाँ हैं। यह तो बहुत बार पूछी जा चुकी है परीक्षा में, इसे तो आप कंठस्थ कर लेंगे। नाद न बिंदु रवि न शशि मंडल, जी अराव सहापे मूलक, उजू रे उजू जाडी माँ। तो आप इतना याद रख लेंगे कि नाद न बिंदु रवि न शशि, इतने से आप पता कर लोगे कि यह सरहपा की पंक्ति है। हमीर कज जज्जल भणई, ये किसकी पंक्ति है, शानगर्धन की पंक्ति है। और जन्म अवधि हम रूप निहारल, ये विद्यापति की पदावली है। यह पंक्ति बार बार पूछी जाती है, इसे आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। आगे हम देखते हैं कि आदिकाल के इस समय में हिंदी का प्रारंभिक रूप देखने को मिल रहा था। हिंदी का जो प्रारंभिक रूप है वह कब देखने को मिलता है, आदिकाल में। हिंदी अपने अस्तित्व में आ रही थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का काल, जिसे हम आदिकाल कहते हैं, यह कथन आपसे पूछा जा सकता है। 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ावा ही है। किसका कथन है ये, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यह परीक्षा में पूछा भी जा चुका है और फिर पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश, तो ये भी पूछा जा सकता है कि इसे उत्तरकालीन अपभ्रंश किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या यह कथन देकर पूछा जा सकता है, या यह भी पूछा जा सकता है कि यह इस दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। और कुछ लोग इसे पुरानी हिंदी, 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया। इस प्रकार अपभ्रंश के प्रभाव से लिखी गई रचनाएं और उत्तरार्ध अपभ्रंश की रचनाएं आदिकाल की रचनाएं मानी गई हैं। इस समय का साहित्यिक परिनिष्ठित अपभ्रंश के रूप में ही हिंदी का रूप निखार रहा था। इस काल के नामकरण पर अनेक मत प्रकट हो रहे हैं, तो काल विभाजन और नामकरण के संदर्भ में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।